क्या आप इंजेक्शन क्लेक्सिन या इनोक्सापैरिन देने से डरते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए? एयर बबल्स निकालनी है या नहीं? डोज कितनी देनी है? प्रीफिल्ड सिरिंज कैसे यूज़ करना है? पेट में कहाँ देना है? 90% लोग इंजेक्शन क्लेक्सिन देते समय बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट मेडिकल नॉलेज में। तो आज मैं आपको बताऊंगी इंजेक्शन क्लेक्सिन देने का सेफ और सही तरीका, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि वो 3 मिस्टेक्स जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। ये है इंजेक्शन क्लेक्सिन, जिसे हम इनोक्सापैरिन भी बोलते हैं, जो कि एक ब्लड थिनर इंजेक्शन है, यानी लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, जो कि ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए दिया जाता है। ये एक प्री फिल्ड ग्लास सिरिंज में अवेलेबल होता है, कॉमनली 40 mg यानी 0.4 ml या फिर 60 mg यानी 0.6 ml स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर 40 mg और 60 mg OD यानी दिन में एक बार सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है, कभी भी इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दिया जाता। डोज डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स वेट, इंडिकेशंस एंड किडनी फंक्शंस। प्रोफिलैक्टिक डोज क्लॉट को रोकने के लिए, जैसे कि सर्जरी के बाद या फिर बेड रेस्ट के दौरान, पेशेंट्स में 40 mg सबकुटेनियस दी जाती है। थेराप्यूटिक डोज यानी क्लॉट को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हार्ट एंड लंग पेशेंट्स को 1 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से बीडी यानी दिन में 2 बार दी जाती है। और कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम में डोज कम की जा सकती है। क्लेक्सिन इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? क्लेक्सिन इंजेक्शन इनोक्सापैरिन सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है, और सबसे बढ़िया प्रेफर्ड साइट है एब्डोमेन यानी अम्ब्लाइकस, बेली बटन अम्ब्लाइकस से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में लेफ्ट या राइट साइड में इसे दिया जाता है। लेकिन अगर अम्ब्लाइकस के आसपास कोई स्किन इन्फेक्शन है, सूजन है या नीले दाग जैसे कि ब्रूइजिंग है, कोई सर्जरी या स्कार फॉर्मेशन है, तो अदर साइट्स चूज करते हैं, जैसे कि लेटरल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, एंटीरियर थाइस या फिर लोअर लोइंस। हर बार इंजेक्शन साइट बदलना जरूरी है, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगाने से ब्रूइजिंग या फिर नीले दाग, पेन, स्वेलिंग या स्किन डैमेज हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं। स्टेप 1, चेक डॉक्टर्स ऑर्डर, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम एंड राइट रूट। Step 2, prepare all articles like prefilled syringe, alcohol swab and sharp container to discard syringe. Step 3, wash your hands and wear gloves. Step 4, patient positioning. पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाइए। Step 5, choose injection site 5 cm away from umbilicus on lateral anterior abdomen, left and right side. Step 6, क्लीन साइट विद अल्कोहल स्वैब। अल्कोहल स्वैब से राउंड स्ट्रोक में स्किन क्लीन करें और ऑटोमेटिकली ड्राई होने दें। स्टेप 7, स्किन पिंच। 2 उंगलियों और अंगूठे से स्किन को हल्का सा पिंच करें। स्टेप 8, निडल इंसर्शन। निडल को 90 डिग्री एंगल पर पूरी स्किन के अंदर डालें। स्टेप 9, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्लंगर को धीरे धीरे पूरा दबाएं, एस्पिरेट करके ना देखें। स्टेप 10, निडल रिमूवल। निडल को सीधे बाहर निकालें और स्किन पिंच छोड़ दें। स्टेप 11, आफ्टर केयर। इंजेक्शन साइट को मसाज नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करें और ब्लीडिंग या ब्रूइजिंग को ऑब्जर्व करें। स्टेप 12, डिस्पोजल। सिरिंज को शार्प कंटेनर में डिस्पोज करें एंड आफ्टर प्रोसीजर हैंड वॉश करें। इंजेक्शन क्लेक्सिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? देखिए, इंजेक्शन क्लेक्सिन यानी इनोक्सापैरिन एक लो मोलिकुलर वेट हेपारिन है। ये एंटीकोएगुलेंट है, यानी पहले से जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये उसको डिसॉल्व नहीं करता, लेकिन उसको और ज्यादा ग्रो नहीं होने देता और न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्लॉट बनता कैसे है। जैसे ही चोट लगती है तो वेन इंजरी हो जाती है और ब्लड निकलने लगता है, तो बॉडी का अलार्म सिस्टम तुरंत ऑन हो जाता है। तो सबसे पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वास्कुलर स्पाज्म। डैमेज्ड ब्लड वेसल इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे इंजरी साइट पर ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। ब्लीडिंग होने पर प्लेटलेट्स तुरंत इंजर्ड साइट को पहचानते हैं और सबसे पहले
वहां पहुंचकर ब्रेव सोल्जर की तरह काम करते हैं। उनका मेन फंक्शन है ब्लीडिंग को स्टॉप करना और क्लोटिंग प्रोसेस को शुरू करना। नॉर्मली प्लेटलेट्स शांत रहते हैं, पर चोट लगते ही कोलाजन एक्सपोज होता है और प्लेटलेट्स उसे देखते ही कोलाजन से चिपक जाते हैं। ये होता है प्लेटलेट एडेशन। प्लेटलेट एंडोथेलियम के टूटे हिस्से यानी इंजर्ड साइट पर स्टिकिंग शुरू कर देते हैं, जैसे मजदूर टूटे हुए पुल पर पहुंचकर स्कैफोल्डिंग लगाते हैं। नेक्स्ट होता है प्लेटलेट एक्टिवेशन। कोलाजन से चिपकते ही प्लेटलेट का रूप बदल जाता है। वे हथियार निकालते हैं और केमिकल सिग्नल्स छोड़ते हैं। एडीपी यानी एडिनोसिन डायोफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड सीरोटोनिन एटसेट्रा। ये केमिकल सिग्नल्स बाकी प्लेटलेट्स को मैसेज स्प्रेड कर देते हैं कि इंजर्ड साइट पर पहुंचना है। अब होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। मैसेज मिलते ही सभी प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपककर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। ये टेम्पोरेरी प्लग होता है यानी प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब शुरू होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, जिसे हम बोलते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। टेम्पोरेरी प्लग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। कोएगुलेशन कैस्केड यानी क्लॉट को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज का मेन रोल होता है। खून में क्लॉट बनने के दो रास्ते होते हैं यानी पाथवेज। एक है इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से। लेकिन दोनों रास्तों की मंजिल एक ही होती है, वो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करना। तो ये तो हम जानते ही हैं कि फैक्टर 10 क्लॉटिंग फैक्टर है। चलिए पहले इंट्रिंसिक पाथवे पर चलते हैं। मान लीजिए वेन्स में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि कैथेटर, सीवीपी लाइन और एनी अदर इंजरी, तो तुरंत फैक्टर 12 उठता है, फैक्टर 11 को बुलाता है, फैक्टर 9 को सिग्नल देता है और फैक्टर 8 की हेल्प से बूम यानी फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है। ये तो था इंट्रिंसिक पाथवे। तो चलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे पर चलते हैं। कोई चोट लग गई या शार्प इंजरी हो गई या फिर कोई सर्जरी हुई है तो टिश्यू ब्रेक डाउन होता है। तो अब टिश्यू फैक्टर 3 निकलता है और फैक्टर 7 के साथ मिलकर डायरेक्ट फैक्टर 10 पर अटैक करता है और फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। तो अब समझे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज एक ही जगह पर अटैक करते हैं फैक्टर 10 पर और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है तो उसे कहते हैं हम फैक्टर 10A। फैक्टर 10 एक्टिवेट होते ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिन का जाल बिछा देता है और क्लॉट तैयार। धीरे धीरे रास्ता ब्लॉक, ब्लड फ्लो स्लो और जान का खतरा हो जाता है। तो फैक्टर 10A क्लॉट बनने की चाबी है। अब हीरो की एंट्री होती है इंजेक्शन क्लेक्सिन। सबकुटेनियस इंजेक्शन की फॉर्म में इंजेक्शन क्लेक्सिन हमारी बॉडी में आता है, लेकिन क्लेक्सिन अकेले नहीं लड़ता। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एंटीथ्रोम्बिन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। नॉर्मली एंटीथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, लेकिन इनमें एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पेंटासैकराइड सीक्वेंस। जब लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एंटीथ्रोम्बिन के साथ बाइंड करते हैं तो ये एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक्टिवेटेड एंटीथ्रोम्बिन फैक्टर 10 के फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। अब लो मोलिकुलर वेट हेपारिन और एक्टिवेटेड एंटीथ्रोम्बिन दोनों मिलकर फैक्टर 10 पर अटैक करते हैं। फैक्टर 10 का मेन फंक्शन है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। जब फैक्टर 10 का फंक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो थ्रोम्बिन का प्रोडक्शन अपने आप ही ड्रॉप हो जाता है। अब बिना थ्रोम्बिन के फाइब्रिन नहीं बन सकता और फाइब्रिन के बिना स्टेबल क्लॉट नहीं बनेगा। इसीलिए थ्रोम्बिन को ब्लॉक करके अल्टीमेटली फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देते हैं। तो फाइनली ब्लड बिकम्स लेस स्टिकी एंड क्लॉट फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड। अब इंजेक्शन क्लेक्सिन लगाते समय 3 मिस्टेक्स जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए उन्हें देख लेते हैं। मिस्टेक 1, प्री फिल्ड सिरिंज से एयर बबल को कभी भी रिमूव न करें। कई लोग सिरिंज से एयर बबल को निकाल देते हैं। प्री फिल्ड सिरिंज में एयर बबल मैन्युफैक्चरर द्वारा जानबूझकर रखी जाती है। इंजेक्शन देते समय एयर बबल मेडिसिन को अंदर पुश करती है और मेडिसिन को स्किन की अपर लेयर में स्प्रेड नहीं होने देती, जिससे ब्रूइजिंग कम हो जाती है। दूसरा, एयर बबल सील की तरह काम करता है, तो एयर बबल सबकुटेनियस रूट में इंजेक्ट करना सेफ है। डरने की जरूरत नहीं है, आईवी में एयर डेंजरस होती है। अगर आप एयर बबल निकाल देंगे तो डोज डिस्कार्ड हो सकती है, पेशेंट को अननेसेसरी पेन होगा और ड्रग लीकेज या ब्रूइजिंग का रिस्क हो सकता है। मिस्टेक 2, इंजेक्शन के बाद मसाज करना। मसाज करने से ड्रग फैल जाती है और नीला दाग यानी कि ब्रूइजिंग और पेन बढ़ता है, तो मसाज ना करें, बस हल्का सा प्रेशर ही काफी है।
मिस्टेक 3, रॉन्ग साइट या साइट रिपीट करना। नाभि के बहुत पास या बार बार सेम साइट पर इंजेक्शन लगा देते हैं, तो नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर साइट रोटेट करके लगाना चाहिए। और अगर पेशेंट में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत बड़ा ब्रूइजिंग हो जाता है, चक्कर आता है, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मेडिकल वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।